Morning, I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. In this session, we are learning principles of inheritance, that is for class 12th, and approximately we have completed this chapter. Clear? Only few topics are left. In the previous session, I completed all the disorders, whether it was the Mendelian disorder or chromosomal disorder. बोथ द डिसऑर्डर्स आर कंप्लीटेड नाउ, दोनों ही डिसऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जो एक दो टॉपिक और बचे हैं इसमें, उसको पहले एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है, फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा. फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डिसऑर्डर के बारे में जल्दी से बता दूंगा. ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी आपकी नॉलेज भी इन्हेंस हो जाएगी. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है? जैसे आपने बहुत सारे इनहेरिटेंस पढ़े इस चैप्टर में कि वेन एवर एनी साइंटिस्ट वांट टू नो अबाउट द इनहेरिटेंस, अगर वो इनहेरिटेंस के बारे में पता लगाना चाहता है तो व्हाट डू द साइंटिस्ट डू? साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे परफॉर्म द क्रॉस. वो क्रॉस को परफॉर्म करके देख लेते हैं. जैसे मेंडल परफॉर्म द क्रॉस ऑन द गार्डन पी. उन्होंने गार्डन पी पे क्रॉस परफॉर्म कराया. टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे क्रॉस परफॉर्म कराया. दोनों को क्रॉस करके देखा कि कैसे इनहेरिटेंस हो रही है. ठीक है, तो इन प्लांट्स में, कुछ लोअर टाइप के एनिमल्स में क्रॉस करा के उनके रिजल्ट को एनालिसिस करना, ये बड़ा इजी जॉब है, ये बहुत इजी होता है. लेकिन ह्यूमन में, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जिस तरह से गार्डन पी और ड्रोसोफिला में ह्यूमन क्रॉस कराए गए थे, वैसा ह्यूमन में नहीं पॉसिबल है. अगर आप कोई भी ट्रेट को चेक करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो किसी ट्रेट की, तो उसको जैसे हम अदर प्लांट और एनिमल में क्रॉस करा के उसको देख लेते हैं, चेक करते हैं, वैसा पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के केस में. ठीक है, तो ह्यूमन के केस में अगर हम कोई भी ट्रेट के इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, देन वी कैन परफॉर्म पी डिग्री. ठीक है, तो हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस. तो पेडिग्री एनालिसिस इसीलिए बनाई ही गई है. ठीक है, कि जिन ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमन में क्रॉस कराना पॉसिबल नहीं है, क्रॉस करा के उनके रिजल्ट को ऑब्जर्व करना, ठीक है, इतना इजी जॉब नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं? हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं. तो इस टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है और पेडिग्री एनालिसिस को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम कैसे ट्रेड्स को ट्रेस कर सकते हैं. ठीक है, चलो देख दो. इसमें पहले एक दो लाइन हम लिखिए, इसको मैं पढ़ के समझा दूं आपको. सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट. हम कंट्रोल क्रॉस कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं? पी प्लांट में. ठीक है, जैसे हम चाहते हैं, जिस भी प्लांट का हम चाहते हैं वैसे हम क्रॉस परफॉर्म करा सकते हैं. और सम अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में बताया, आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं कि हम कंट्रोल क्रॉस करवा के देखें. ठीक है, तो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, अगर आपको कोई ह्यूमन की कोई फैमिली है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री में पता लगाना है, उसकी फैमिली में कोई ट्रेट तो ऐसा नहीं था, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं था, तो अगर आप उसको ट्रेस करना चाहते हो तो आप कुछ सिंबल्स की हेल्प से आप पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हो. पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है फैमिली ट्री बनाना. ठीक है, कि जो फैमिली है, उनके जो प्रोजेनीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करना कि ये पेरेंट है, ये इनकी ऑफस्प्रिंग है, फिर उनकी ऑफस्प्रिंग है. तो इस तरह से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस को. बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, कि हम ह्यूमन के केस में जैसे क्रॉस हम गार्डन पी में, ड्रोसोफिला में परफॉर्म कराते थे, वैसे क्रॉस हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते. अगर क्रॉस परफॉर्म नहीं करा सकते तो हम ट्रेट्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे इनहेरिटेंस उसकी चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं? तो कौन से मेथड से? पेडिग्री एनालिसिस से. ठीक है, तो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव. Such an analysis of traits in several generation of a family is called pedigree analysis. ठीक है, तो अभी आपको और आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आसान बना के आपको समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझना है. ठीक है, बहुत कंसंट्रेट होके अपने आप को अटेंटिव करके इस टॉपिक को समझोगे तो कन्फर्म है एक ही बार में ये टॉपिक समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. देखो, कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं.
जब भी हम कोई चीज़ एनालिसिस करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। तो एक एक सिंबल को देखो, अगर स्क्वायर बना हुआ है, देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर बना हुआ है, देख सकते हो, देखो स्क्वायर बना हुआ है तो इसका मतलब है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सर्कल बना हुआ है तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर इस तरह से सिंबल बना हुआ है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है। उसके बाद अगर कोई भी ये तीनों सिंबल में से कोई भी सिंबल अगर शेड है, ठीक है, मतलब उसको हमने शेड कर दिया ऐसे, जैसे मान लो सिंबल बनाया और उसको ऐसे ऐसे शेड कर दिया, तो ये जान लो अफेक्टेड है। अगर ये सिंबल बना है तो उसका मतलब मेल अफेक्टेड है, और अगर ये सिंबल में शेड बना है तो ये इसका मतलब है फीमेल अफेक्टेड है। तो अगर कोई भी इस तरह से सिंबल है वो उसके में शेड कर दिया गया तो जान लो वो अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर मेल और फीमेल के बीच में देखो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब है दोनों के बीच में मेटिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर डबल लाइन है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। जैसे कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रिलेटिव्स के बीच में ही मैरिज हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम कॉन्गनाइजेंस मैटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक टर्म भी नया मिल रहा है आपको, कॉन्साइजिनस मीटिंग। कॉन्साइजिनस मीटिंग का मतलब होता है कि मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव के बीच में मीटिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो एक छोटी सी फैमिली के बारे में बता रहा है कि ये मेल है, इसकी मैरिज फीमेल से हुई, उसके बाद इसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, ये फीमेल ऑफस्प्रिंग और ये मेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये दोनों पेरेंट को शो कर रहा है और ये दोनों उसके क्या शो कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग शो हो रही है, ठीक है। ये हो गया। ये वाले फैमिली इस मेल और फीमेल मेटिंग कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में ब्रीडिंग हो रही है, कॉपुलेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर अफेक्टेड चाइल्ड है तो देख सकते हो उसमें शेड है। अब बताओ ये अफेक्टेड चाइल्ड मेल है कि फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। मेल अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो समझ में आ गया इस तरह से पेडिग्री में कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, किस सिंबल का क्या मतलब होता है, ये समझ में आ गया। उसके लास्ट में देखो एक बना हुआ है 5, मतलब ऐसे बना हुआ है और इसमें अंदर लिखा है 5, तो इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर आपको एक साथ 5 ऑफस्प्रिंग को दिखाना है तो बार बार वो सिंबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंबल बना के अंदर 5 लिख दोगे तो उसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। क्लियर है। तो इस तरह से सिंबल्स क्लियर हो गए कि पेडिग्री एनालिसिस में कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पेडिग्री कैसे हम एनालिसिस करते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पेडिग्री में 4 चीज़ें हैं जो हमें जाननी होती हैं, ठीक है। 4 ट्रेड ऐसे हैं जिनको हम ट्रेस कर सकते हैं ईजिली। जैसे पहला, पेडिग्री में हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी ट्रेड ट्रांसफ़र हो रहा है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, पहला। दूसरा, वही डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ये पता लगा सकते हैं। तीसरा, ट्रेड ऑटोसोमल है, ठीक है। ऑटोसोमल आपको समझ में आ गया होगा। ऑटोसोमल मतलब हमारे जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 से लेके 44 या 1 से लेके 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर वो कोई ट्रेड ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया बताया है, थैलेसीमिया बताया है, फेनिलकीटोनूरिया बताया है, तो ये सब ट्रेड क्या हैं, ये सब ऑटोसोमल है। उसके बाद कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेड होते हैं। इनको सेक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करते हैं। समझ में आए। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, और इसके लिए कौन से क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑटोसोमल, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, और कोई भी ट्रेड या तो डोमिनेंट होगा और या तो रिसेसिव होगा। तो इन 4 चीज़ों को हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सिंबल्स की हेल्प से। अब देखो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ट्रेस करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन से दैट, जैसे कोई पेडिग्री बनी हुई है, कोई पर्टिकुलर सिंबल्स बने हुए हैं, चार्ट बना हुआ है, उसमें आप कैसे पता लगाओगे कि कोई ट्रेड डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो पहली चीज़ मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, हाउ कैन यू गेट टू नो, कैसे पता लगाओगे। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो है फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जनरेशन है, ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। अब आप देख रहे हो उसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ हुआ है। अब बताओ पहले वाले सिंबल का मतलब क्या है, फीमेल है, अफेक्टेड है,
क्योंकि आपको पता है सर्कल से कौन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को, और उस सर्कल में शेड कर दिया तो जान लो क्या है, वो अफेक्टेड है। तो फीमेल अफेक्टेड है, मेल नॉर्मल है, ठीक है। इन दोनों की जब मैरिज होती है तो सेकेंड जनरेशन में मेल चाइल्ड अफेक्टेड आता है और एक फीमेल चाइल्ड भी अफेक्टेड आती है। फिर जब फीमेल चाइल्ड की मैरिज नॉर्मल मेल से होती है तो फिर से फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड आती है। समझ में आई बात? तो इस पेडिग्री में हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक तो पहले ही जनरेशन में कोई ट्रेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है पहली ही जनरेशन में जो फीमेल है वो अफेक्टेड है। और आपको पता है अगर कोई भी ट्रेट पहली ही जनरेशन में अपने आप को शो कर रहा है तो वो बताओ डोमिनेंट होता है कि रिसेसिव होता है? दैट इज़ डोमिनेंट ट्रेट, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। जैसे आपने टॉल एंड डॉफ के केस में देखा था कि टॉल एंड डॉफ को जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में टॉल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टॉल क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट होते हैं। तो अगर कोई भी ट्रेट आपको फर्स्ट जनरेशन में ही दिख जाए, ठीक है, कैसे दिख जाए, देख रहे हो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है, इसका मतलब है जो भी ट्रेट्स, जो भी क्रोमोसोम्स के थ्रू ये अफेक्टेड है वो डोमिनेंट है। समझ में आया? इसका मतलब है ट्रेट क्या है, डोमिनेंट है। तो याद रखना, कभी भी कोई भी पेडिग्री मिल जाए, कोई भी पेडिग्री चार्ट मिल जाए, अगर उसमें फर्स्ट जनरेशन में ही कोई अफेक्टेड चाइल्ड है, कोई भी अफेक्टेड चाइल्ड है, इसका मतलब है वो ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जान लेना, तुरंत समझ लेना कि ये ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। क्लियर है? तो पहली चीज़ मैंने बता दी कि कोई भी पेडिग्री दी है तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्ट डोमिनेंट ट्रेट है। देखो नेक्स्ट वाले में, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में कोई भी चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, तो ये क्या है, रिसेसिव है। और वहाँ पे क्या था, पीछे वाले पे क्या था, डोमिनेंट था। समझ में आ गई बात? तो आप दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि अगर कोई भी ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो कर रहा है तो जान लेना वो डोमिनेंट है। इसका मतलब है ये जो इनहेरिटेंस है ये डोमिनेंट ट्रेट की इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। और यहाँ पे दूसरे वाले में देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कोई भी ट्रेट अपने आप को शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है जो भी इनहेरिटेंस हो रही है वो रिसेसिव ट्रेट की हो रही है, ना कि डोमिनेंट ट्रेट की हो रही है। क्लियर है? तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे कि ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। ट्रेट ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे अगर हमें पता लगाना है, एक तो हमें पता लग गया कि रिसेसिव है, ठीक है, डोमिनेंट नहीं है। क्यों डोमिनेंट नहीं है? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए रिसेसिव है। अब हमें पता करना है कि जो भी ट्रेट है ये सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, ठीक है। तो आपको मैंने सेक्स लिंक्ड के केस में बताया था कि जब भी कोई सेक्स लिंक्ड ट्रेट होगा, ठीक है, तो जो सन होगा, अगर कोई सन है, ठीक है, तो सन को जो भी अफेक्टेड क्रोमोसोम होगा, मान लो वो एक्स लिंक ट्रेट है, कौन से लिंक पे है, एक्स लिंक, तो सन को एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है, एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से मिलता है। समझ में आई बात? सन को एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है, उसकी मदर से मिलता है, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता है कि मदर या तो कैरियर होगी और या तो अफेक्टेड होगी और या तो नॉर्मल होगी। मतलब मदर कैरियर भी हो सकती है, मदर अफेक्टेड भी हो सकती है और मदर नॉर्मल भी हो सकती है। ये तीन चीज़ें पता है आपको, समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। अब आप देखो यहाँ पे दोनों में कोई भी ट्रेट शो नहीं हो रहा है, ना ही मेल में कोई ट्रेट शो हो रहा है, ना ही फीमेल में कोई ट्रेट शो हो रहा है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग है, जो सन है, मतलब जो मेल ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, वो अफेक्टेड है, जो मेल ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है, मान लो कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है, तो सेक्स लिंक ट्रेट होगा तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, ये होगा। ये आपने पढ़ रखा है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के केस में मैंने बता रखा है। अब देखो यहाँ पे H दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हीमोफीलिक है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो सकती है, कैरियोटाइप, ये इसकी कंडीशन हो सकती है। अब बताओ इसको जो ये एक्स क्रोमोसोम है ये कौन किसके थ्रू मिल रहा है, किससे मिल रहा है, अपनी मदर से मिल रहा है। किसके मिल रहा है, मदर से मिल रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है, मान गए कि यहाँ पे जो फीमेल है वो कैरियर है। मान लो कि ये फीमेल कैरियर हो, क्योंकि अफेक्टेड होगी नहीं, अफेक्टेड होती तो शेड होता, ठीक है। तो ये मान लो ये कैरियर है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, फिर से देखो, ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन है।
ठीक है, हमें क्या पता लगाना है कि ट्रेट सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। ये तो हमें पहले से ही पता लग गया कि रिसेसिव है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पता लगाना है कि सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। अब देखो, अगर सेक्स लिंक ट्रेट है तो सेक्स लिंक के ट्रेट में केस में मैंने तुम्हें बता रखा है कि सन को एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से मिलता है और डॉटर को एक्स क्रोमोसोम उसके फादर और मदर दोनों से मिलता है। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब ये जो डॉटर है इसको जो एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से मिल रहा है और एक एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि सेक्स क्रोमोसोम की ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, अब आ जाओ, हमने मान लिया कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है, मान लिया कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है। ठीक है, अगर सेक्स लिंक ट्रेट है तो इस मेल का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, क्योंकि सेक्स लिंक ट्रेट हीमोफीलिया है। ठीक है, अब ये एक्स क्रोमोसोम हो सकता है कि ये इसकी मदर से मिल गया हो। ठीक है, मान लिया हमने कि इसकी मदर कैरियर रही होगी, लेकिन यहाँ पे देखो गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड है। गर्ल चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है। अब बताओ इसका जीनोटाइप क्या होगा, XH, क्योंकि तुम्हें पता है जो गर्ल चाइल्ड है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक्स क्रोमोसोम दोनों ही अफेक्टेड है तभी वो अफेक्टेड होगी, अदरवाइज वो अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, अब बताओ इसको ये वाला क्रोमोसोम कहाँ से मिल रहा है, मान लो इसकी मदर से, और ये वाला क्रोमोसोम इसके कहाँ से मिल रहा है, फादर से। अच्छा बताओ फादर अफेक्टेड है क्या? अगर फादर के पास ये अफेक्टेड होगा तो इसकी कंडीशन ये होती, और ये होती तो इसका जो सिंबल है वो ऐसे होता, अफेक्टेड होता, लेकिन यहाँ तो अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है फादर अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर ये सेक्स लिंक ट्रेट है तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फादर अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है ये सेक्स लिंक ट्रेट नहीं है, ये ऑटोसोमल ट्रेट है। ठीक है, जैसे मैंने सिकल सेल एनीमिया के केस में बताया था। अब देखो सिकल सेल एनीमिया के केस में मैंने तुम्हें बताया था कि HbA HbS, ठीक है, मतलब जो मेल होगा उसकी जो जीनोटाइप होगा वो HbA HbS, और जो फीमेल होगा उसका भी HbA HbS। अब देखो ऑटोसोमल के ट्रेट में ये चीज़ हो जाएगी। देखो HbS आ गया, ये अफेक्टेड हो गया, फिर HbS आ गया, ये भी अफेक्टेड हो गया, फिर HbS आ गया तो ये भी अफेक्टेड हो गया। इसका मतलब है कि ऑटोसोमल ट्रेट हो सकता है ये, लेकिन सेक्स लिंक ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, सेक्स लिंक ट्रेट क्यों नहीं होगा उसका रीज़न मैंने बता दिया कि अगर ये सेक्स लिंक ट्रेट होता, ठीक है, तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन फादर अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है, ठीक है, कि ये क्या है, ऑटोसोमल ट्रेट है। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्स लिंक का, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फर्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल अनअफेक्टेड है। ठीक है, अनअफेक्टेड का मतलब है तो मेल तो एकदम एग्जैक्ट है कि ये अनअफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल कैरियर भी हो सकती है। तुम्हें पता है फीमेल नॉर्मल में कैरियर भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों की मैरिज हुई तो बॉय चाइल्ड है, मतलब जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड आ गया, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, XHY। तो इसको एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिल गया, इसकी मदर से मिल गया, और इसकी मदर हो सकती है कि कैरियर है। बात समझ में आई? और फिर से देखो यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये बताओ ये गर्ल चाइल्ड कैरियर हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर इसकी मदर कैरियर है तो ये गर्ल चाइल्ड भी क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है। ठीक है, अगर ये गर्ल चाइल्ड कैरियर है तो इसका जो देखो सन प्रोड्यूस हो रहा है फिर से अफेक्टेड आ गया, इसका मतलब है दोनों ही कंडीशन में सन अफेक्टेड आ रहा है। ठीक है, और सन अफेक्टेड आ रहा है तो उसके लिए एक्स क्रोमोसोम कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी मदर, और उसकी मदर क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किस टाइप का ट्रेट है, सेक्स लिंक ट्रेट है। एकदम कंफर्म है कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है, ये हीमोफीलिया है। समझ में आई बात? तो इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस में एक चीज़ और नोट कर लेना, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं हो रहा है तो जान लेना वो रिसेसिव है। अगर फर्स्ट जनरेशन में शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये फर्स्ट जनरेशन में शो हो रहा है, इसका मतलब है ये डोमिनेंट है। फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये रिसेसिव है। ठीक है, ये दो चीज़ें पता हो गई। और याद रखना, अगर मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड आ रहे हैं, मेल चाइल्ड भी अफेक्टेड आ रहा है, फीमेल भी अफेक्टेड आ रही हैं, तो जान लेना कि 99% है कि ये ट्रेट ऑटोसोमल है।
ठीक है, ये सेक्स लिंक ट्रेट नहीं है, क्योंकि सेक्स लिंक ट्रेट में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होगा? मेल चाइल्ड होगा, क्योंकि तुम्हें पता है मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी, जैसे ये पेडिग्री देख के तुरंत पता लगा दोगे कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मेल चाइल्ड यहाँ पे भी अफेक्टेड है, मेल चाइल्ड यहाँ पे भी अफेक्टेड है। ठीक है, फीमेल चाइल्ड कोई भी अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है कंफर्म है ये क्या है? ये सेक्स लिंक ट्रेट है। समझ में आई बात? तो इस तरह से सोच सकते हो कि कोई भी फैमिली है उसकी हम पेडिग्री बनाते हैं, उसके पेरेंट्स को बनाते हैं, फिर उसकी ऑफस्प्रिंग को दिखाते हैं। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। तो इस तरह से हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू बिना क्रॉस किए हुए किसी भी ट्रेट की इनहेरिटेंस को स्टडी कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ट्रेट्स की जो स्टडी है वो बिना क्रॉस किए हम किस मेथड से पढ़ सकते हैं? दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। समझ में आ गया? तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, अब पेडिग्री एनालिसिस में चार चीज़ें थी, चारों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अगर कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं हो रही है तो एक बार फिर से इसको वीडियो को फिर से देखना और समझने की कोशिश करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ एकदम क्लियर करके बता दी। ठीक है, तो इस तरह से पेडिग्री भी क्लियर हो गई, पेडिग्री कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं कुछ ट्रेट आपके बुक में दिए हुए हैं जिसको मैंने बताया नहीं था अभी तक, अब बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक इनहेरिटेंस होती है जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब नाम से ही पता लग रहा है पॉलीजेनिक, पॉली मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, जेनिक मतलब यहाँ पे जीन से है। अगर कोई भी ट्रेट एक से ज़्यादा जीन उसको मिल के कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बुला सकते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, इफ़ एनी ट्रेट इज़, ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो गया कि अगर एक से ज़्यादा जीन्स, अगर मतलब एक से ज़्यादा जीन, जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल ए, ये देखो कैपिटल ए, कैपिटल ए बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये मान लो ये जीन्स हैं। ये तीनों जीन्स मिलके केवल एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, स्किन कलर। हमारे जो स्किन का कलर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 3 पेयर ऑफ द जीन्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो तो इसमें क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा जीन्स केवल एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं ना, स्किन कलर को। ठीक है, तो इसका मतलब है किस टाइप की इनहेरिटेंस हो गई? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आई बात? ठीक है, तो जो स्किन कलर होता है उसके लिए दो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक यहाँ देख सकते हो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, तो ये डोमिनेंट है। अगर ऐसी कंडीशन है तो डोमिनेंट ट्रेट होगा और स्किन कलर डार्क हो जाएगा, जैसे आपने निग्रोज को देखा होगा। ठीक है, जो निग्रोज होते हैं जेड ब्लैक होते हैं एकदम, तो उनकी जीनोटाइप यही होती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। और जो ये वाइट पीपल होते हैं, गोरे लोग जो होते हैं, सफ़ेद जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी जीनोटाइप कंडीशन ये होती है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। क्लियर है? ठीक है, लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस हो गया, मान लो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें ब्लैंक स्लाइड में बता दे रहा हूँ, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्रॉस विद स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी, मतलब जो पर्सन होगा वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ना ही वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा और ना ही वो बहुत ज़्यादा वाइट होगा। अब ये मत कहना कि जेब्रा की तरह हो जाएगा। ठीक है, जेब्रा की तरह नहीं होगा। ठीक है, उसका स्किन का कलर अलग अलग टोन हो सकता है। तो आप देख सकते हो, जैसे इस टाइम मेरे यहाँ का ये स्किन का कलर देखो और ये स्किन का कलर देखो। ठीक है, तो दोनों ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, ठीक है, कि कलर फेयर भी हो सकता है, कलर हल्का सा डार्क होगा, सांवला होगा, इस तरह से अलग अलग कलर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। अब बताओ ये ट्राई हाइब्रिड है कि नहीं है? ये ट्राई हाइब्रिड है। ट्राई हाइब्रिड कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है? 8 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम लोग जो है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये इतने लेटर हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन दे रहा हूँ कि कैपिटल ए, स्मॉल ए साथ में नहीं होना चाहिए, कैपिटल बी, स्मॉल बी साथ में नहीं होना चाहिए और कैपिटल सी, स्मॉल सी भी साथ में नहीं होना चाहिए। तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? ठीक है, इनसे तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना है, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो?
ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहला कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दूसरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, तीसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और जो चौथा कॉम्बिनेशन है वो बना सकते हो कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन ये हो गए। फिर क्लियर हो गया, ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखो और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है, और 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इनको नोट कर लेना। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखो मैं और कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा हूँ। देखो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पहला कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी तीसरा कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी चौथा कॉम्बिनेशन। इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन और बन गए। तो कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है ये? 8, 4 ये और 4 इसके पहले बताया था। तो इस तरह से 8 टाइप के गैमीट जब एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो आप सोच सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कलर आ सकता है, ठीक है। इसीलिए देखो स्किन का कलर केवल 3 नहीं होता, सांवला, गोरा और काला नहीं, ठीक है। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सांवले होते हैं, कुछ कम सांवले होते हैं, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा गोरे होते हैं, कुछ कम गोरे होते हैं। जैसे मैं कम गोरा हूँ, ठीक है, आप ज़्यादा गोरे हो सकते हो, कोई सांवला हो सकता है, कोई ज़्यादा सांवला हो सकता है, कोई कम सांवला हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलके स्किन का कलर भी क्या कर रहे हैं? डिफरेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसकी इनहेरिटेंस एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हो गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ लास्ट में प्लियोट्रॉपी। देखो प्लियोट्रॉपी पॉलीजेनिक का जस्ट उल्टा है। पॉलीजेनिक में एक से ज़्यादा जीन्स मिलके एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे एक जीन एक से ज़्यादा मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? वहाँ पे जीन्स ज़्यादा थे और जो फिनोटाइप था वो एक था। यहाँ पे जीन्स एक है लेकिन फिनोटाइप एक्सप्रेशन क्या है? एक से ज़्यादा है, मल्टीपल है। समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सच जीन इज नोन एज प्लियोट्रॉपी जीन। जीन्स को हम क्या बुलाते हैं? प्लियोट्रॉपी जीन। जैसे आपने एक डिसऑर्डर पढ़ रखा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, फेनिलकीटोनूरिया, जिसको हमने PKU शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, PKU। अब इस PKU में एक जीन में म्यूटेशन होता है, देयर इज ए म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, मसल सही से मूव नहीं कर मतलब वर्क नहीं कर पाती। तो हो क्या रहा है? एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं। इसका मतलब है एक जीन कई सारे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा था कि नहीं कर रहा था? इसका मतलब है वो कौन सा जीन था? प्लियोट्रॉपी। क्लियर हो गया? तो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो चीज़ें 2 टॉपिक बचे थे आपके NCERT में, उसको भी आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में एक बार मैं रिव्यू दे दूंगा पूरे लेसन का, आपको कुछ डिसऑर्डर एक्स्ट्रा बता दूंगा, ठीक है, और ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो मैंने पेडिग्री बताई है उसको खूब अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। क्लियर नहीं होगा तो एक बार और बताना, मैं एक बार और आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल, एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, ठीक है। मैक्सिमम शेयर करना, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन इसका होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को पता लगे कि हम बायोलॉजी को इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।